सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। के साथ साथ बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मदद कर सकते ये मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया उड़ीसा के कालाहांडी में सब्जी क्रांति का जिक्र। कहा, कम पानी और संसाधनों से वंचित गोला मुंडा ब्लॉक बन गया है वेजिटेबल हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों पर हालिया रिपोर्ट को बताया संतोषजनक। कहा, देश विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे। किसानों को नलकूप, बोरिंग एवं पंप सेट की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है बिहार सरकार। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना कराई जा रही है क्रियान्वित। राज्य में कुल 30,000 नए नलकूप लगाने का है प्रस्ताव। राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना धरातल पर लिख रही है नया अध्याय। 5 साल पहले शुरू हुई योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को बना रही है आसान। योजना ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई कड़ी फटकार। पंजाब सरकार ने मेडिकल सहायता देने पर सुप्रीम कोर्ट से जताई असमर्थता। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उड़ीसा के कालाहांडी में सब्जी क्रांति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कम पानी और संसाधनों से वंचित गोला मुंडा ब्लॉक अब वेजिटेबल हब बन गया है। मैं आपको उड़ीसा के कालाहांडी के एक ऐसे प्रयास की बात बताना चाहता हूं जो कम पानी और कम संसाधनों के बावजूद सफलता की नई गाथा लिख रहा है। यह है कालाहांडी की सब्जी क्रांति। जहां कभी किसान पलायन करने को मजबूर थे, वहीं आज कालाहांडी का गोला मुंडा ब्लॉक एक वेजिटेबल हब बन गया है। यह परिवर्तन कैसे आया? इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई। इस समूह ने मिलकर एक एफपीओ किसान उत्पाद संघ की स्थापना की, खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया और आज उनका ये एफपीओ करोड़ों का कारोबार कर रहा है। आज 200 से अधिक किसान इस एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें 45 महिला किसान भी हैं। ये लोग मिलकर 200 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं, 150 एकड़ में करेले का उत्पादन कर रहे हैं। अब इस एफपीओ का सालाना टर्नओवर भी बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। देश विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ्य, देश शिक्षा हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग पहले से इन बीमारियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं और कैंसर और मलेरिया पर भारत को लेकर आई हालिया रिपोर्ट काफी संतोषजनक है। देखिए ये रिपोर्ट।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मलेरिया और कैंसर के क्षेत्र में हाल में देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मलेरिया बीमारी का 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में तीसरा स्थान है। लेकिन भारत में मलेरिया से मरने वालों की संख्या कम हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। इस सफलता में जन भागीदारी ने जहां अहम भूमिका निभाई है, वहीं तकनीक और सोशल मीडिया का भी लोगों ने इस दिशा में सहारा लिया है। मन की बात कार्यक्रम में देश के कई कोनों में किए जा रहे प्रयासों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेज करने की बात कही। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था, लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। कैंसर बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। भारतीय लोग अब कैंसर का इलाज समय पर करवा पा रहे हैं। दुनिया की प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार भारत में कैंसर का इलाज समय पर शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू होने में आयुष्मान भारत योजना की अहम भूमिका सामने आ रही है। इस योजना के कारण 90% मरीज समय से अपना इलाज शुरू करवाने में सक्षम हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना कैंसर के इलाज में मददगार साबित हो रही है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, एक्शन यानी समय पर जांच और इलाज, एश्योरेंस यानी मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। केंद्र सरकार के प्रयास के कारण आम जनता पहले के मुकाबले मलेरिया, कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियों से अब काफी लड़ रही है। सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और बीमारियों के प्रति बढ़ती जागरूकता से देश स्वस्थ भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार सरकार किसानों को नलकूप, बोरिंग एवं पंप सेट की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है। इसके लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चला रही है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में आसंचित क्षेत्र में 21,274 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस सर्वेक्षण के उपरांत निजी नलकूप हेतु 18,747 सामुदायिक नलकूप की मरम्मती हेतु 1,646 एवं 881 स्थल चिन्हित किए गए हैं। राज्य में कुल 30,000 नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कम शैलो एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पंप के लिए अनुदान का प्रावधान है। यह अनुदान 2 चरणों में यानी बोरिंग करके पानी का जलस्राव निकालने पर और मोटर पंप सेट क्रिय करने के बाद दिया जाएगा। योजना के तहत नलकूप हेतु बोरिंग के लिए प्रति मीटर लागत 1,200 रुपए तय की गई है। इस पर
अलग अलग वर्गों के किसानों को अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसानों को 50% तक का अनुदान यानी प्रति मीटर 600 रुपए दिया जाएगा। इसके साथ पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को लागत 70% यानी 840 रुपए प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 80% यानी 960 रुपए प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मीठापुर स्थित कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंगल पांडे ने मौजूद पदाधिकारियों से चालू वित्तीय वर्ष में चलाई जा रही बागबानी विकास कार्यक्रमों के प्रगति भी जानकारी ली और कृषि विभाग द्वारा राज्य में चल रही उद्यानिक फसलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना अंतर्गत मखाना विकास योजना, मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बागबानी मिशन अंतर्गत आम विकास योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा कृषि मंत्री ने की। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के हर किसानों तक कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है ताकि राज्य के किसान खुशहाल और समृद्ध बन सके। उन्होंने राज्य स्कीम मद से छत पर बागबानी अंतर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फल, फूल एवं सब्जी की उपज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। जल जीवन मिशन योजना धरातल पर एक नया अध्याय लिख रही है। 5 साल पहले शुरू हुई ये योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रही है। इस योजना से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है। राजस्थान से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत के लोगों का जीवन बनाया आसान। जल जीवन मिशन जल संकट को दूर करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मददगार। जल जीवन मिशन से अब हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति। जल जीवन मिशन योजना ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। जल जीवन मिशन योजना के तहत जयपुर ग्रामीण जिले में हर घर नल जल कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्याओं से निजात मिल रही है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन क्षेत्रों में देखने को मिला जहां पहले पानी की गंभीर समस्या हुआ करती थी। वहीं महिलाओं को पहले घंटों तक लाइन में खड़े रहकर के पानी भरने का संघर्ष करना एक मजबूरी बना हुआ था, लेकिन महिलाएं अब जल जीवन मिशन योजना के कारण एक नई राहत महसूस कर रही हैं। हमारे घर में सुविधा हो गई है, घर में पानी आ गया है तो हमारे को है ना पानी मिलने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कत नहीं होती। गृहिणी रेखा मीणा ने बताया कि पहले 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। सुबह से पूरे गांव की महिलाएं पानी लाने की जुगत में लग जाती थी। अब जल जीवन मिशन योजना से हर घर खुशहाली आ गई है। पहले हम बहुत परेशान होते थे, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कुओं से हैंडपंप से पानी खींच के लाना पड़ता था। हमारा समय भी बर्बाद होता था, परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। और जब से हमने मतलब हमारे जीवन में जल जीवन मिशन आया है और जब से हमने नल लगवाया है उसके बाद में हमें बहुत फायदा हुआ है। अब महिलाओं को पानी के लिए हैंडपंप पर कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि समय पर इस योजना की वजह से घर में ही पाइपलाइन से जल की सप्लाई हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छी जल मिशन योजना के तहत घर घर में पानी आ गया और पानी इतना टेस्ट है, मीठा है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, समय का बचत होती है। जल जीवन मिशन योजना से महिलाओं के समय की बचत हुई है। अब वो अपना समय घर का कामकाज करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई में दे पा रही हैं। इसके अलावा वो खुद की पढ़ाई पर भी खास ध्यान दे पा रही हैं। गांव में पानी की भी कोई समस्या नहीं रही, हमारे समय में भी बचत हुई और पढ़ाई में भी समय मिल पाया। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को जल जीवन मिशन योजना से संबल मिला है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पिछले 33 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल सहायता देने पर अपनी असमर्थता जाहिर की है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को कहा कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता लेने से मना कर दिया है और उन्हें समझाने की हमारी कोशिश नाकामयाब रही है और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति बिगड़ सकती है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप भी डल्लेवाल के धरना स्थल पर मौजूद रहने के पक्ष में हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के पास इंसानों की इस किलेबंदी की इजाजत किसने दी? कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों का शांतिपूर्ण धरना स्थल पर बैठना तो ठीक है, लेकिन एक इंसान को मेडिकल सहायता लेने से रोका जा रहा है, ये गलत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट पर इस तरह की शर्तें नहीं थोप सकते। पंजाब सरकार किसानों की ही भाषा बोल रही है। जहां केंद्र से बातचीत के मसले का सवाल है, हम पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट इसे अपने स्तर पर देखेगा। अभी की स्थिति पंजाब सरकार को संभालनी है। बुंदेलखंड की धरती पर अब प्याज की खेती से किसानों की तकदीर बदल रही है। कम लागत में मोटा मुनाफा होने से इनकी खेती का दायरा भी अब लगातार बढ़ रहा है। उद्यान विभाग ने भी प्याज की खेती के लिए किसानों को बड़ी सौगात दी है। सैकड़ों किसानों को अनुदान के तौर पर प्याज के बीज बांटे गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में हर साल परंपरागत खेती में तगड़ा झटका खाने वाले किसानों ने अब प्याज की खेती की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। विभाग से प्याज की खेती करने के लिए अनुदान मिलने पर यहां लगातार इसकी खेती का रकबा बढ़ रहा है। कम लागत और एक ही पानी में प्याज की बम्पर पैदावार होने के कारण किसानों के दिन भी बदल रहे हैं। हमीरपुर जिले में करीब 600 किसान प्याज की खेती करने के लिए आगे आए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में परंपरागत खेती के साथ प्याज की खेती से किसानों को 3 गुना तक कमाई होगी। इसकी खेती के लिए लागत भी बहुत कम आती है, लेकिन आमदनी बहुत अच्छी होती है। हमीरपुर समेत बुंदेलखंड के महोबा, बांदा, जालौन समेत अन्य इलाकों में रबी के सीजन में प्याज की खेती की बुआई करने वाले किसानों ने बताया कि इस बार 2 एकड़ क्षेत्रफल में प्याज की बुआई कराई गई है। अच्छी प्रजाति के प्याज के बीज खेत में डाले गए हैं, जिससे इसकी बम्पर पैदावार होगी। और अब एक नजर मंडी भाव पर। अट्ठाईस दिसंबर को कुछ मंडियों में मूंग के सौदों में घटत बढ़त देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में मूंग की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के कारोबार में गिरावट देखने को मिली। यहां 27 दिसंबर को मूंग का भाव 7,900 रुपए था। 28 दिसंबर को इसमें 400 रुपए की नरमी आई और भाव 7,500 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में मूंग के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 27 दिसंबर को मूंग का भाव 11,600 रुपए क्विंटल था, जो 28 दिसंबर को बिना किसी बदलाव के 11,600 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की रसड़ा मंडी में 27 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 8,720 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 10 रुपए उछलकर 8,730 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 28 दिसंबर को मूंग का कारोबार 8,800 रुपए पर हुआ। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की उपज 31,03,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 36,76,000 टन था। सरसों की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 27 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। 28 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद सरसों का भाव 5,600 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों के भाव को देखें
तो यहाँ 27 दिसंबर को सरसों का भाव था 5,582 रुपए। 28 दिसंबर को इसकी कीमत में 2 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव 5,580 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में गिरावट रही। यहाँ 28 दिसंबर को सरसों का भाव 20 रुपए टूटकर 6,000 रुपए से 5,980 रुपए पर आ गया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 27 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 6,070 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 20 रुपए घटकर 6,050 रुपए क्विंटल हो गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल में गेहूं की बुवाई करें। यहां मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान सरसों के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रॉबेरी की रोपाई कर लें। इसके अलावा धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में मक्के की निराई कर सकते हैं। अभी आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में उड़द की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही मूंग की खेती के लिए भी खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में बैंगन के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। ओडिशा में टमाटर के खेत में सिंचाई करें। किसान फूल गोभी की रोपाई कर लें। वहीं बैंगन के खेत से खरपतवार निकाल लें। बैंगन के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। साथ ही तिल के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। ओडिशा के किसान धान की कटाई कर लें। यहाँ सरसों के खेत की उचित देखभाल कर लें। इसके अलावा मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। ओडिशा में पपीते में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ गन्ने की रोपाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है।
इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 117वें संस्करण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न स्थानों पर हो रहे अच्छे कार्यों की चर्चा करते हैं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बोरवेल में गिरे बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई है। कल पीपलिया गांव में बोरवेल में 10 साल का बच्चा सुमित गिर गया था। बोरवेल में फंसे 10 साल के बच्चे को जिला प्रशासन और बचाव दलों ने यानी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने आज सुबह बाहर निकाल लिया था, लेकिन जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों का विसर्जन नई दिल्ली स्थित मजनू का टीला गुरुद्वारे के निकट यमुना घाट पर किया गया। इससे पहले गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, पाठ और अरदास की गई। कार्यक्रम में उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी मौजूद रहीं। प्रयागराज में होने वाले दिव्य महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सीएम योगी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। भारत है हम सीजन 1